जब हुकूमत में आ गए तो फिर चंदा मांग रहे हैं। अब कोरोना आ गया तो फिर चंदा मांग रहे हैं। कभी डैम के लिए चंदा मांगने के अलावा ना उसको कोई काम आता है और ना ही वो कुछ करता है। उसने पाकिस्तानी कौम को महंगाई दी है। ज़िंदगी में मैंने आज तक 34% तेल बढ़ता हुआ कमज़ोर कर दिया था। हमारा कोई भी बजट जो बनता है वो पहले ही 700 अरब नेगेटिव। अभी ये दुख है। अभी इसने क्या कर दिया है? इसने तो पाकिस्तान ये किसी खास एजेंडे अभी ये जो जहाज़ का हादसा पेश आया उसकी रिपोर्ट आपने पढ़ी? क्या इसने दी? अगर पायलट है ही गलत तरीके से भर्ती हुआ पिछले दौरे हुकूमतों में अपने बंदों को नवाजने के लिए उन्होंने उनको पायलट जाली डिग्री के साथ भर्ती करवा दिया, तो ये तो आवाम के साथ ज्यादती है। जिस तरह एक जहाज़ में 100 लोगों की जान गई है, कल को मजीद 100 लोगों की जान जा सकती थी। ये तो अच्छा किया, चाहे अपना पेट नंगा हो रहा है लेकिन किया तो अच्छा ना कि गलत लोगों को बाहर निकाल दिया। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो आप वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, आज हम फिर से एक दफ़ा बात करेंगे हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट के ऊपर। हमने आपको गुज़श्ता कुछ दिनों में पहले सुनवाया इसके ऊपर आवाम की राय कि आवाम इसको किस नज़र से देखती है। फिर हमने इसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का भी ओपिनियन आप तक पहुँचाया। आज हम बात करेंगे एक अपोजिशन रहनुमा के साथ और उनसे जानेंगे कि अपोजिशन इस बजट और हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को किस नज़र से देखती है। लेकिन आज हम मौजूद हैं अपोजिशन का मौक़िफ़ जानने के लिए चौधरी तनवीर निसार गुजर साहब के साथ। ये साबका चेयरमैन है UC 236 के और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब लेबर विंग के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वाकफ़ की टीम का कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जो 2 साल कारकर्दगी है इसके हवाले से और इसके साथ जो हुकूमत ने भी गुज़श्ता दिनों बजट पेश किया है, इसके बारे में अपोजिशन क्या राय रखती है? 2 साल कारकर्दगी जो इस हुकूमत की है उस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि वो जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं उन्हें भीख मांगने के अलावा तो उनको ना तो उनकी कारकर्दगी नज़र आई है हमें और ना ही मुझे आइंदा इसके कोई आसार नज़र आते हैं। जब इन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया पहले तो उसके लिए भी चंदा मांगा, यूनिवर्सिटी बनाई उसके लिए भी चंदा मांगा, पार्टी बनाई थी तो उस वक्त भी इन्होंने चंदा मांगा था। जब जलसा किया तो फिर भी चंदा मांग रहे हैं। जब ये इन्होंने आगे आके इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी चंदा मांग रहे थे और उसके बाद फिर जब हुकूमत में आ गए तो फिर चंदा मांग रहे हैं। अब कोरोना आ गया तो फिर चंदा मांग रहे हैं। कभी डैम के लिए चंदा मांगने के अलावा ना उसको कोई काम आता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। इसकी यही कारकर्दगी है कि ये बेकारी है और ये बेकारी रहेगा। उसकी सोच बेकारियों से आगे जा ही नहीं सकती क्योंकि उसने अपनी बरादरी के लिए काम करना है। वो ज़हनी तौर पे बेकारी है। उसे पता है कि मैंने बेकारियों की फलाह करनी है। सबसे पहले आते ही जब उसकी हुकूमत आई तो उसने बेकारियों के लिए पनाहगाहें बनाई क्योंकि एहसास था उसको कि मैं बेकारियों की फलाह बहबूद करनी है। उन्होंने उनके लिए पनाहगाहें बनाई। अपनी बरादरी को उसने सबसे पहले अकोमोडेट किया। उसके बाद उन्हें जब देखा कि पनाहगाहें तो बना दी हैं लेकिन फिर भी ये भूखे हैं, फिर उन्होंने उसके लिए लंगर खाने खोल दिए। तो वो सारा काम बेकारियों के लिए कर रहे हैं। खुद भी बेकारी अपनी बरादरी के लिए काम के पाकिस्तानी कौम के लिए ना उसने कुछ आज तक किया और ना उसने कुछ करना। उसने पाकिस्तानी कौम को महंगाई दी है। उसने अपने उसकी जितनी टीम है सारी चोर है, वो खुद चोर है। उसने देखें कि आटा उसने चोरी किया, चीनी उसने कहाँ तक ले गया, किस तरीके से चीनी माफिया। वो कहता है कि ये सारे माफिया हैं, माफिया में फंसा हूँ। इसका मतलब है कि वो माफिया का सरगुना तो वो खुद है। एक बंदा वो कहता था कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ठीक हो उसकी टीम ठीक होती है, तो जिसका वज़ीर आज़म चोर हो उसकी टीम चोर होती है। तो ज़ाहिर है जब सारी टीम उसकी चोर है तो वो खुद भी चोर है, हिस्सा तो वो खुद भी लेता है। अभी कल ही देखें क्या हाल किया पेट्रोल का। ज़िंदगी में मैंने आज तक 34% तेल बढ़ता हुआ पेट्रोल नहीं देखा। 34% पेट्रोल बढ़ाया और ये गया कहाँ पे है? ये सारा पैसा माफिया की जेब में गया।
कि और जिन कंपनियों को उन्होंने 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया था, उन्होंने 300 अरब रुपया कमाया है और 300 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम की जेब पे डाका डाला है और ये पाकिस्तानी कौम का 300 अरब गया। तो ये तो इनकी कारकर्दगी के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। चौधरी साहब, आपने तो इसमें काफ़ी खुल के बात की, एक अपोजिशन रहनुमा के तौर पे अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, लेकिन आप ये बताएं कि इस बजट में जो है आवाम या लेबर के लिए है क्या इसके अंदर? मैंने आपसे पहले बताया कि इसमें कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के ऊपर इसने बजट जो है, जो पहली जो गवर्नमेंट्स थी, जो बजट जिन्होंने पेश किया था, इन्होंने तालीम का बजट कम कर दिया, इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया। देखो, ये ऐसा मौका है जहाँ पूरी दुनिया हेल्थ का बजट बढ़ा रही हैं, ये हेल्थ का बजट कम कर रहे हैं। लोग तालीम का बजट बढ़ा रहे हैं, ये तालीम का बजट कम कर दिया। मुलाजिम मजदूर तो मर गया, सरकारी मुलाजिम भी मर गया। महंगाई इस सतह पर ऊपर चली गई है। देखिए 2015 में 2014-15 में जो ये गंदम का रेट था, ये था 1300 रुपये मान सरकारी रेट था। आम 1100-1200 रुपये में मिल जाती थी। 1100 में जो मुंजी का रेट था। इस वक्त मैंने अभी कल गंदम ख़रीदी है, यहाँ पे एक चक्की हनीफ सियाल साहब हैं, उनसे मैंने उनकी चक्की है, उनसे मैंने गंदम ली है 1800 रुपये मन। और रात मैंने दोबारा रेट पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा जी अब तो 1900-1950 को रेट है। तो इन्होंने कहाँ से रेट कहाँ पहुँचा दिए। गरीब क्या करेगा? गरीब के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, ना तनख्वाहें बढ़ाई, ना कोई महंगाई कम की, महंगाई डबल कर दी है। गरीब बेचारा पिस जाएगा, सरकारी मुलाजम पिस जाएगा। और उसके बाद इन्होंने एक और काम किया कि मईशत को इन्होंने तबाह कर दिया। 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने छोड़ी है गवर्नमेंट, तो जीडीपी ग्रोथ हमारी 5.8 पे थी। इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं 1.5 पे, -1.5 पे। तो जब मुल्क इस हद तक नीचे चला जाएगा, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 सालों में 3 कुछ से लेके तो 5.8 पे लेके गए थे, 4 सालों में, 5 सालों में। अब ये इन्होंने 2 साल में -1.5 पे ले आए हैं। क्या बनेगा इस मुल्क का? गरीब कहाँ से रोटी खाएगा? गुर्बत 50% नीचे जा रही है। नहीं, लेकिन आप क्या समझते नहीं है कि इसमें पिछली गवर्नमेंट्स का भी कसूर है जो पहले रही हैं, क्योंकि उन्होंने कर्ज़े ले लेके हमारी मैशत को पहले ही जो है वो काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। हमारा कोई भी बजट जो बनता है वो पहले ही 700 अरब नेगेटिव में होता है। उसके बाद अगर आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, दौरे हुकूमत में देखें तो मूडीज़ की जो रैंकिंग थी वो भी नेगेटिव में थी। उसके बाद FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका था। तो ये तो पहले से ही हालात ख़राब थे, इनको तो मिले ही मुश्किल में। वो कहते हैं जी हम तो मुश्किल में आए हैं, हमें पिछलों ने सारा बेड़ा गर्क किया। तो उस आप कैसे डिफेंड करेंगे? ग्रे लिस्ट में मियां नवाज शरीफ के बाद गया है, उससे पहले ग्रे लिस्ट में नहीं था पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। लेकिन नून लीग की हुकूमत थी ना, शाहिद खान अब्बासी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब किसी वज़ीर आज़म को एक अच्छे भली मुल्क को चलते हुए जो अपने तरक्की की तरफ जा रहा हो, तो उसके वज़ीर आज़म को पकड़ के उसको भी इंसाफ ना, उसको धड़म से नीचे गिरा दिया जाए। तो जब इंसाफ ही ना रहे जिस मुल्क में, उस मुल्क के कौन सरमायादार ठहरेगा, कौन इन्वेस्टर आएगा? और ये देखेंगे। उसके बाद इन्होंने किया क्या? जब से इमरान खान आया, बाहर के मुल्कों में जाता है, सारे जितने सरमायाकार हैं उनको इकट्ठा करता है, बिजनेसमैन को इकट्ठा करता है और कहता है हमारे मुल्क में चोर डाकुओं की हुकूमत थी, वहाँ करप्शन बहुत है, वहाँ डाकाजनी बहुत है, वहाँ दहशतगर्दी बहुत है, वहाँ पे लूट लेते हैं, वहाँ पे इतनी करप्शन है कि किसी को कारोबार नहीं करने देते, तो वहाँ पे मार देते हैं कारोबारी लोगों को। आओ, हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है, आओ वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो। फिर जिसको पहले ही डरा दिया, उसको कहा पे वहाँ पे मार देते हैं, बिजनेस करप्शन में चला जाता है, लोग लूट लेते हैं, वहाँ पे सारे चोर हैं, तो कोई आएगा वहाँ पे करने के लिए? अभी ये दुख है। अभी इसने क्या कर दिया? इसने तो पाकिस्तान, ये किसी ख़ास एजेंडे के तहत ये पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए इसको मुसल्लत किया गया। क्यों किया गया?
उसकी मिसाल ये है कि पहले तो जिस तरीके से इन्होंने बिजनेसमैन यहाँ से भगाए और खुद ही जाके कहता है कि हम चोर डाकू हैं, हमारे मुल्क में सारे चोर डाकू हैं, वो लूट लेते हैं और आए उधर बिजनेस करें तो कौन आएगा। अभी ये जो जहाज़ का हादसा पेश आया उसकी रिपोर्ट आपने पढ़ी, क्या इसने दी है? उसने कहा जी हमारे पायलट नाअहल हैं, 2 नंबर हैं, 2 नंबर संदे लेके पायलट जो है हमारे वो जहाज़ उड़ा रहे हैं। मेरे भाई इसका पता क्या इम्पैक्ट आया? पूरी दुनिया में हमारे कितने पायलट थे, लोगों ने वो उन कंपनियों ने उसको ग्रोथ कर दिया, तमाम मुल्कों ने उसको ग्रोथ कर दिया। नहीं, लेकिन आप क्या समझ भाई देखिए कि जब हमारे पायलटों को बदनाम कर दिया तो कौन हमारा पायलट बाहर जाके काम कर सकेगा, कौन हमारे पायलट को लेगा? नहीं, लेकिन अगर पायलट है ही गलत तरीके से भर्ती हुआ हुआ, पिछले दौरे हुकूमतों में अपने बंदों को नवाजने के लिए उन्होंने उनको पायलट जाली डिग्री के साथ भर्ती करवा दिया, तो ये तो आवाम के साथ ज्यादती है। जिस तरह एक जहाज़ में 100 लोगों की जान गई है, कल को मजीद 100 लोगों की जान जा सकती थी। ये तो अच्छा किया, चाहे अपना पेट नंगा हो रहा है, लेकिन किया तो अच्छा ना कि गलत लोगों को बाहर निकाल दिया। देखें, आपने बात ठीक कही है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई गलत डिग्री पे भर्ती हुआ है भाई उसको निकालो, उसकी रिपोर्ट ओपन करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। पूरी दुनिया, इसने तो पीआईए तबाह कर दिया, वो पीआईए ने एमिरेट्स बनाई, पीआईए ने एमिरेट्स बना के दी। एमिरेट्स दुनिया में बेहतरीन बिजनेस कर रही है। पीआईए खुद एक बेहतरीन अदारा था, पीआईए को तबाह किया इन लोगों ने। पीआईए को पायलट्स की वजह से तबाह नहीं हुआ, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पहले भी पीआईए ने बेहतरीन सर्विसेज दी हैं। पीआईए का हमारा कौमी अदारा था और वो बड़ा अच्छा चल रहा था। यहाँ पे जो कुछ लोग जो गलत आके जिन्होंने पीआईए को बर्बाद किया उनको निकालना चाहिए था। ये तो तरीकाकार नहीं है कि अपने ही अदारों को तबाह कर दिया जाए और दुनिया में उनको बदनाम कर दिया जाए। मैं कहता हूँ अब तो बाहर के मुल्क का बंदा पीआईए में क्या बैठेगा, अपने मुल्क के लोग हमारे कोई पीआईए में सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप ये जो एमिरेट्स की बात कर रहे हैं, एमिरेट्स में एक जहाज़ के अमले की तादाद जो है वो कोई 40 या 43 के लगभग है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले गुज़श्ता अरसों में इतनी बोगस और सियासी भर्तियां की गई कि एक जहाज़ के हमारे अमले की तादाद 400 से ज़्यादा है। तो अब मुझे बताएं, अगर इस तरह आप भर्तियां करेंगे जिस तरह स्टील मिल में भी की गई, पीआईए में भी की गई, तो ये तो कौमी इदारों का नुकसान हो रहा है ना। उनका एक अलग तरीकाकार है। अगर अमला ज़्यादा तो ये अब हुक्मरान है ना, वज़ीर आज़म ये है ना, अदारा इसके अंडर है ना, तो वो देखे जो गलत लोग हैं, जो खाली जो फालतू रखे गए हैं उनको गोल्डन शेक हैंड दे दे, कोई उनसे और तरीके से उनको फारिग कर दे, उनको घर भेज दे। पेंशन्स पे जाने वाले कुछ लोग हैं उनको निकाल दें। अपने उसको अदारे को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? उसमें मैं 90 दिन में पीआईए को चला दूंगा, तो अभी तक तो नहीं चला, वो तो खसारे में जा रहा है। इसने कहा जी मैं उसको प्रॉफिट में ले आऊँगा, वो चेंज करके देख ले, कोई अच्छा वहाँ पे जो उसका सरबराह है, जो चेयरमैन है, वो अच्छा लगाए, जो उसको बेहतर तरीके से चला सके। ये तो कोई तरीका नहीं है जो वो कर रहा है, ये तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। आपने जो दूसरी जो आपने स्टील मिल की बात की, मैं उस पर बात करता हूँ कि ये जो अब वज़ीर मासूफ है, ये उधर जाके उनके जलसों में ये कहता था कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, अगर आप लोगों को निकाला गया, डाउन साइजिंग की गई, तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं हुकूमत को छोड़ दूंगा, मैं वजारत छोड़ दूंगा। तो आप चाहे वहाँ खड़े हो गए, वहाँ 10,000 बंदों को, 10,000 घरानों को बेरोज़गार किया जा रहा है। 10,000 घर हैं, 10,000 फैमिली, 10,000 ख़ानदान हैं, और उनका क्या बनेगा? बेरोज़गारी तो पहले ही बड़ी हो चुकी है। इस वक्त जो सूरत हाल है बेरोज़गारी की, लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इसने कहा था मैं करोड़ नौकरियां दूंगा, इसने कहा था मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, एक घर नहीं बना सका। लोगों के लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से घर तोड़ दिए हैं। इसने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक 5-6 लाख तो बेरोज़गार इसने कर दिए हैं, और बाकी मज़ीद अभी कोई 50 लाख तक ये बेरोज़गार करेगा। और उसी तरह जो गुर्बत 19% पे थी, अब ये 50% पे लेके जा रहा है। तो मामला ये है कि यहाँ तो लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो गए, लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी नहीं लोगों को मिल रही, ऊपर से ये कोरोना आ गया। वो ये बता रहे, शेख रशीद साहब कह रहे थे, बाकी भी जो हुकूमती अदारे हैं उनमें से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोरोना तो इन पर रहमत बन के आया है। ये तो कोरोना से पहले ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे,
इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया मईशत को। तो कोरोना की वजह से इनको सहारा मिला है, और कोरोना के नाम पे ये लोगों से खा रहे हैं, और कोरोना के नाम पे लोगों से भीख मांग रहे हैं। तो आप से अगर हम पूछे कि इमरान खान को ये सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप क्या मशवरा देंगे? मैं मशवरा क्या, इसमें देखेंगे जो उसने खुद से पहले तकरीरें की हैं, जो कंटेनर पे चढ़ के ये बोलता रहा है, जो ये जलसों जुलूसों में करता रहा है, ये उन्हीं अपनी बातों को सुन ले और उन्हीं पे अमल कर ले, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उस लिहाज से ठीक करने की कोशिश करे, उस पर जाए, अपोजिशन को इकट्ठा करे, APC बुलाए, उनसे मुशावरत करे और एक तरीके से हुकूमत करे। ये तो कोई तरीका नहीं है। इस तरह मेरी तो दुआ है कि ये पूरे 5 साल करे। रियली मैं हल्फन ये कह रहा हूँ, मेरी पार्टी भी ये चाह रही है, पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है कि इसको पूरा टाइम दिया जाए। ये किसी का सहारा या किसी को कंधा नहीं देंगे। ये अब वो साहब होगा कि चोर कंबल को छोड़ रहा है और कंबल उसे नहीं छोड़ रहा। ये सेम वो चीज़ होगी कि अब ये खुद जान छुड़ाएगा लेकिन कंबल इसको नहीं छोड़ेगा। हम भी हमारी ये कोशिश है कि ये पूरी हुकूमत करे। नहीं, लेकिन एज ए अपोजिशन क्या आपका हक नहीं बनता कि जिस तरह आप ये खुद से बोल रहे हैं कि अवाम बड़ी मुश्किल हालात में है, तो क्या अपोजिशन को बाहर सड़कों पे निकल के इस हुकूमत के ख़िलाफ़, या जिस तरह हम लास्ट गवर्नमेंट में देखते थे कि नवाज शरीफ साहब आपके बकौल बड़ी अच्छी हुक्मरानी कर रहे थे, लेकिन इसने अपोजिशन में मसलन थोड़ी सी तादाद होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब को बड़ा टफ़ टाइम दिया कि हर वक्त जलसे जुलूस, और ऐसे लगता था कि जी अभी हुकूमत गई, अभी हुकूमत गई। तो क्या अब अपोजिशन का काम नहीं बनता कि वो भी आवाम के लिए सड़कों पर निकले, क्योंकि आवाम तो नवाज शरीफ साहब की है ना, तो उनको भी चाहिए कि वो वापस आएँ और आकर आवाम के लिए खड़े हों? सवाल आपका बहुत अच्छा है और बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन हम बेवकूफ़ हैं, हम पागल हैं कि जो काम वो खुद कर रहा है हम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लें। वो अपने उसके पाँव से रेत खुद सरक रही है। वो जो काम वो कर रहा है वो उसी टहनी पे बैठ के उसी को काट रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है ये वो टहनी काट रहा है और ये खुद गिरेगा, तो हम जानबूझ के इसका सहारा बने। हम लोगों की तवज्जो उस तरफ से हटा के अपनी तरफ ले आए और ये इनको कहने का मौका मिले जी देखो जी हमें काम नहीं करने दे रहे। हम कहते हैं भाई काम करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं भाई, हम आपको नहीं गिराएंगे, आप काम करके दिखाओ, जो वादे किए तो पूरे करके दिखाओ, हम आपको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं, हमारी हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है भाई काम करो, हमने आपको नहीं तंग करना, हमने आपसे जो वादे किए हैं वो पूरे करवाने हैं। तो हम वो अपनी छुरी से अपना गला क्यों काटे, वो खुद काट रहा है। ये स्ट्रेटजी आपकी इमरान खान साहब को ख़राब या मसलन उसके लिए तो ठीक होगी कि आप की पार्टी ने किया है, लेकिन इसमें क्या आवाम का नुकसान नहीं हो रहा आपके नज़र में? देखिए आवाम भी समझ रही है, आवाम को हर चीज़ की समझ आ रही है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि उनको पूरा मौका मिलना चाहिए काम करने का, हम ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत है ना, किसी भी तरीके से आया अपना टाइम पूरा करे। नहीं तो मुझे वो तरीका बता दें, आप बता दें, आपने मुझे ये सवाल किया ना, आप मुझे बताएं वो कौन सा तरीका है कि हम इसको नीचे उतारें। नहीं, नीचे उतारने की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप जो 25 रुपये का इजाफा किया गया है इसके खिलाफ अपोजिशन को सड़कों पे निकलना चाहिए कि गरीब आवाम पिस रही है और आप ये 25 रुपये का इजाफा वापस लें। जिस तरह पेट्रोल माफिया ने उसको प्रेशराइज करके कीमत बढ़वा ली, अब अपोजिशन को चाहिए कि वो इस तरह करके उनको वापस लाए प्राइसेस को। आपने इस वक्त बजट इजलास जारी है, उसमें जो स्पीचेस हमारे लोग कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुना आपने? उससे कौम को अवेयरनेस नहीं हो रही, वहाँ पे कम एहतजाज हो रहा है। वो एक जेन्युइन और सही जगह एहतजाज करने वाली, वहाँ पे पार्लियामेंट है, इसीलिए वहाँ पे पूरे भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या कौम भी सुन रही है और उनको भी पता चल रहा है। मामला यह है कि मैंने आपसे पहले बताया, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे वो ये कहें कि हमें इन्होंने काम नहीं करने दिया। जिस तरह मियाँ ये धरने दे के मियाँ नवाज शरीफ को काम रोका, जिस तरह इन्होंने स्टे ले के हमारी मेट्रो ट्रेन को रोका, जिस तरह इन्होंने धरने दे के सदर जो चाइना का सदर उसका दौरे को रोका ताकि देखें सी पैक को रोक दिया गया। ये इंटरनेशनल एजेंडा था,
ये उसी पे काम कर रहा है। ये हर वो काम ये कर रहा है, हर अदारा इसने तबाह, ये कहता मैं अदारे ठीक करूंगा, हर अदारा इसने तबाह कर दिया। किस अदारे को उसने ठीक किया, किस में इसने नई कोई इस्तेलाहत लाई हैं? कोई ऐसा काम किया इसने आज तक सिवाय भीख मांगने के? उसको सिर्फ एक काम आता है। अब किसी रिक्शा ड्राइवर से पूछेंगे ना, भाई ये रिक्शा आपका है? वो कहता है नहीं भाई, दुआ करो मुझे रिक्शा मिल जाए। तो उसके पास पैसे आएंगे तो वो रिक्शा ही खरीदता है। उसकी सोच वहीं पे है। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चलानी है, उसके पास ज़्यादा पैसे, वो 10 टैक्सियाँ बना के एयरपोर्ट पे खड़ी कर देगा। अगर जो कंडक्टर है, जो हाकर है, जो ट्रांसपोर्ट बस चलाता है, उसको पास जब भी पैसे आएंगे उसने बस खरीदनी है। जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके पास पैसे आएंगे, वो मतलब रियाज बन जाएगा, उसने हमें वो बिल्डर बनेगा, उसने कोई अच्छी सोसाइटी बनानी है। तो जाहिर है जिसने सारी ज़िंदगी भीख मांगी है, वो उसका वो जो साथी वर्ल्ड कप का मियां दाद साहब, वो भी कह रहे हैं इसको तो बचपन से मांगने की आदत है, इसने सारी ज़िंदगी मांगने वाला ही काम किया है। तो उसको एक ही काम आता है, मांगना है। उसने लेकिन गुज़श्ता दिनों उन्होंने पार्लियामेंट में आके इमरान खान साहब ने इसी पे वजाहत की, क्योंकि अपोजिशन उन्हें बहुत तनकीद का निशाना बना रही है कि आप भीख मांग रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या ये मैं भीख अपने लिए मांग रहा हूँ, अपनी आवाम के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि हालात इतने बुरे किए गए और ऊपर से फिर ये कोरोना भी आ गया कि अब वो मजबूर है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है भीख मांगने के अलावा। आपने फिर बात बहुत अच्छी की। ज़ाहिर जितनी उसकी सोच है उसने बात तो उतनी करनी है ना। उसने भीख मांगने का काम आता है ना उसे, तो उसने उसको ही अच्छा कर कहना, उसी के लिए उसने तारीफ़ें करनी है कि भीख से ही सारा कुछ खड़ा हो सकता है। मुझे ये बताएं कितने दुनिया के मुल्क हैं जो भीख से आगे गए हैं? वो तो बेकारी, सारी ज़िंदगी बेकारी रहता है। उसके पास हज़ारों भी आ जाएं, करोड़ों भी आ जाए, तो उसने मांगना, उसका एक ही काम है, मांगना है। वो किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकता, ना किसी दूसरे अदारे को चला सकता है, ना कोई वो मैनेजमेंट कर सकता है, ना किसी और को आगे लेके जा सकता है, ना कोई सनद या वो कोई फैक्ट्री लगा सकता है। उसका एक ही काम है, मांगना। वो मांगने वाले 50 इकट्ठे कर लेगा, उनके लिए पनाहगाह बना लेगा, उनके लिए लंगर खाने बना लेगा, लेकिन ये काम उसने मांगने वाला ही करना है। वो वही उसी पे आगे तरक्की करेगा। और ये हमेशा बेकारियों को आप बढ़ाने में तरक्की, ये पूरी कौम को बेकारी बना देगा। ये देख लेना मेरे साथ, आपके सामने वो मिसाल है ना कि बादशाह फ़कीर हो के भी बांटता है, क्योंकि उसने सीखा है देना, और फ़कीर उसने मांगना है। वो बादशाह बन के भी भिखारी रहता है, वो मांगता है, उसका काम है मांगना, तो उसकी सोच ही मांगना। ये देखेंगे, ये वज़ीर आज़म की ये सोच होती है। कट्टे, अंडे, बच्चे, ये अभी ये चंद दिन पहले क्या कह रहा था कि ये जो हमारे यहाँ गाय भैंसें हैं, गायें हैं, ये 6 लीटर दूध देती हैं, और अंग्रेज़ों की गायें जो है वो 20 से 22 लीटर दूध देती हैं। अगर इनसे हम 6 से 12 लीटर भी करवा लें तो हमारे यहाँ पे इनकलाब आ जाएगा। ये क्या सोच है? ये वज़ीर आज़म की करने वाली बातें हैं। हमें लाइफ स्टॉक के किसी ऑफिसर्स का काम है, उसके मिनिस्टर का काम है कि लाइफ स्टॉक वो लोगों को अवेयरनेस दे, लाइफ स्टॉक में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं। वो कट्टे, बच्चे, अंडे, बच्चे जो भी है, ये एक अदारा है, उस अदारे का काम है। ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है कि हम मुर्गियाँ 5-5 मुर्गियाँ अगर लोगों को देंगे तो हमारे कर्जे उतर जाएंगे, तो हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। ये अंडों से मईशत ठीक करने के, ये तो शेख चिली है। शेख चिली वाली बातें उसको पता ही नहीं है। वज़ारत उज़्मा क्या है, मैं किस सीट पे बैठ गया हूँ, ये तो जिन्होंने बैठा दिया है एक बंदे को। वो मिसाल है ना, वो किसी मुल्क का बादशाह था, तो वो मर गया, तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए कि जी अब बादशाह किसको बनाएं। तो उन्होंने कहा जी कल, उन्होंने फैसला किया कि कल जो सबसे पहले शहर के अंदर बंदा दाखिल होगा उसको बादशाह बना दें। वो एक मलंग फ़कीर, मांगने वाला, भीख गदागर, वो शहर के दरवाजे से सुबह सुबह जब लगाते हुए सदा वो अंदर दाखिल हुआ, तो सिपाहियों ने उसको उठा लिया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत आ गए। उन्होंने जाके उसको तख्त पे बिठा दिया, उनको पोशाक वगैरह पहनाई और उसको बादशाही लिबास पहनाया और तख्त पे बिठा दिया। वो साथ वाले, ज़ाहिर आपको पता था कि जिस तरह पहले आपने वो आजकल बड़ा इसी के जनाब वज़ीर आज़म साहब ने पूरी कौम को अर्तुगरुल गाज़ी पे लगाया हुआ है, तो उस वक़्त उस लोग देख रहे हैं कि उस वक़्त ऐसे ही होता था कि एक सल्तनत कमज़ोर होती थी, दूसरे उस पर कब्ज़ा कर लेती थी। तो वो दूसरे बादशाह ने देखा कि यहाँ का बादशाह तो मर गया, तो उसने उस सल्तनत पे चढ़ाई कर दी, रियासत पे। तो वो
लोग जसूस जो थे, जो उसके मुखबर थे, वो भागे आए कि जनाब बादशाह सलामत, वो तो साथ वाले बादशाह ने तो फ़ौजें भेज दी हैं, वो तो हमारे सल्तनत पे कब्ज़ा करने लगा, तो क्या करें? कहना हलवा पकाओ। वो थोड़ी देर उन्होंने कहा जी फ़ौजें तो नज़दीक आ गई, आप क्या करें? कहना वो कहना उन्होंने कहा जी हलवा पक गया। उन्होंने कहा जी हलवा खाओ। उन्होंने कहा जी हलवा तो खा लिया। वो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा जी इसमें कोई मंतक होगी कि वो बादशाह सलामत कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो बादशाह तो वो दूसरी फौजों ने तो आके किले को घेर लिया है, अंदर आने वाले हैं। कहना भी हलवा तो ले आओ, हलवा तो ले आओ। उन्होंने उतनी देर में ना वो कब्जा हो गया। वो कहते जी उन्होंने तो किले पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा जी उनको हलवा हमें भी खिलाओ और उनको भी खिलाओ। ये कौन सा तरीका है? उन्होंने उसने वो जो अपना जो पोशाक थी वो उतारी और वही जो अपना भीख मांगने वाला कासा था वो उठाया तो वो चल पड़ा। उसे क्या पता है हुकूमत क्या होती है? उसको अगर मेहनत से, जद्दोजहद से उसको पता हो कि हुकूमत कैसे चलती है, किस तरीके से ये मिलती है, उसको तो ऐसे उठाया और वो उसके तख्त पे बैठा दिया। उसको क्या पता हुकूमत मैंने कैसे करनी है? वो तो सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड लोग ऐसे ही करते हैं। जब किसी नाहल को सिलेक्ट करके ऊपर बैठा दिया जाएगा तो फिर इस मुल्क का ऐसे ही निज़ाम होगा और इसी तरह वो नीचे बर्बादी की तरफ जाएगा। और कोई भी रियासत होगी, पाकिस्तान नहीं, किसी मुल्क का भी कोई भी सरबराह ऐसे उठा के सिलेक्टेड ऊपर बैठा दिया जाएगा, उसका बेड़ा गर्क ही होगा।